तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में हमने सोचा कि थोड़ा रियल एस्टेट से रिलेटेड आपको थोड़ी नॉलेज दी जाए और एक्सपीरियंसेस बताए जाएं, ताकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो कुछ तो आपको पता हो कि राइट वे क्या है इन्वेस्ट करने का। तो हमने उसके लिए हमारे भाई सचिन अरोड़ा जी को बुलाया, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, रियल्टर है और बहुत बढ़िया नॉलेज देंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और जो लोग दिल्ली एनसीआर में ड्राइव करते हैं उन्होंने रेडियो पे इन्वेस्टर्स क्लिनिक का ऐड तो ज़रूर सुना होगा और बाय चांस इनका इंटरव्यू भी सुना ही होगा। इन्वेस्टर्स क्लिनिक के डायरेक्टर है, जो कि नोएडा दिल्ली एनसीआर में तो बहुत ही एक प्रोमिनेंट फर्म है ही। साथ ही साथ हमें अभी पता चला कि सेल्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट रियल एस्टेट कंपनी भी है। तो सचिन सर ने अभी एक बुक लिखी है थैंक मी लेटर, जिसके बारे में हम जानेंगे। जो रियल एस्टेट की नॉलेज इन्होंने इतने साल में गैदर करी है, उसको इन्होंने सम अप करके बड़ी इजी लैंग्वेज में ये बुक लिखी है। हम आपकी नॉलेज तो लेने ही वाले हैं, बात भी करने वाले हैं। उससे पहले बता दो कि कैसी फीलिंग है, कैसी लाइफ चल रही है। कितनी बड़ी कंपनी के एज अ डायरेक्टर आप काम करते हो, तो क्या चल रहा है लाइफ में और कितना स्टाफ है, क्या रहता है, दिनचर्या क्या रहती है, कैसा है ओवरऑल? अभी तो देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत इनिशियल लेवल पे किया था। तो जो स्ट्रगल करके पहुंचता है ना किसी भी जगह पर, तो उसकी फील ही डिफरेंट होती है ना। अगर मेरी हेलीकॉप्टर लैंडिंग हो जाती तो मुझे सेक्रीफाइस का पता नहीं था। तो अब मैं जब सेक्रीफाइस करके पहुंचा हूँ तो मेरी लाइफ बहुत डिफरेंट है। तो मैं 250 लोगों का स्टाफ हैंडल कर रहा हूँ। वो स्टाफ नहीं है, वैसे वो मेरी फैमिली है, क्योंकि मुझे उनके बारे में सब कुछ पता होता है। उनके बच्चों का बर्थडे कब है, उनका इंश्योरेंस रिन्यूअल कब होना है, उनके घर में राशन कब आना है ना। मेरे को A to Z उनका सारा इन्फो होता है। उनकी EMI भी, उनकी EMI कुछ भी है उनके घर पे, उनके बच्चों के भी एडमिशन होने हैं ना, तो मुझसे पूछे करते हैं कौन से स्कूल में करवाए भैया। अरे वाह, तो ऐसे वाली फीलिंग है। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि अपने एम्प्लॉयज का आप इतने अच्छे से ख्याल रखते हो कि हर चीज याद है। सॉरी, आपकी बात काटूंगा मैं। वो मेरे एम्प्लॉय नहीं, मेरी फैमिली है। हाँ, फैमिली, नॉट एम्प्लॉय। तो सर मुझे ये बताओ, अब थोड़ी रियल एस्टेट की बात करते हैं। एक तो बहुत लोग इसमें कतराते हैं। जैसे मैं अपना पर्सनल फैमिली एक्सपीरियंस बताऊँ तो कभी भी हमें ऐसा होता है कि यार प्रॉपर्टी फली नहीं। हमें मतलब किसी को होता है कि यार प्रॉपर्टी फली नहीं, किसी के लिए ये होता है कि प्रॉपर्टी बहुत सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। तो बहुत सारे ना लोगों के माइंड में डाउट्स आते हैं इन्वेस्ट करने से पहले। तो इन्वेस्टर के लिए कुछ टिप्स, या कब सही टाइम है प्रॉपर्टी खरीदने का, कब सही टाइम है प्रॉपर्टी बेचने का, कुछ उसके बारे में नॉलेज। वैसे एक आपने कोट सुनी होगी, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज द अर्थ, है ना। चाहे वो आप महाभारत से उठा लो, ठीक है, आज तक जो भी लड़ाई हुई है वो लैंड के लिए ही हुई है। हाँ। अगर कौरवों को थोड़ी सी लैंड मिल जाती तो वो लड़ाई भी ना होती। तो ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब हर बंदा इसके पीछे पागल है ना। तो इन्वेस्टमेंट के लिए कोई डाउट नहीं है। ये जो आपको क्वेश्चन है कि इन्वेस्टर क्या प्रिकॉशंस ले बाय करने से पहले, देखो अब से पहले ना, आज से 4 साल पहले रेरा नहीं होता था। रेरा एक अथॉरिटी है, एक लीगल बॉडी है जो रेगुलेट करती है पूरी मार्केट को, है ना। तो अब कुछ भी गलत नहीं हो सकता, अब रेरा के अंडर आ रहा है सब कुछ। और अगर किसी को रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी लेनी है तो वो ये वाला फैक्टर कंसीडर कर ले, वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए आपकी, है ना। अगर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी नहीं है तो मेरे हिसाब से नहीं लेनी चाहिए वो प्रॉपर्टी। रजिस्टर्ड है तो एवरीथिंग इज ओके। और सर वो कौन सा टाइम, मतलब एक आदमी को कैसे पता रहे कि यार ये सही टाइम है प्रॉपर्टी बेचने का और ये सही टाइम है लेने का? जैसे कोविड था तो प्रॉपर्टी का रेट बहुत ही एकदम गिर गया था, और आज अगर देखें तो प्रॉपर्टी ऐसे बूम कर रही है जैसे कभी सुना ना देखा था। क्योंकि तो फिर कब सही टाइम होता है? और सर ये आम इंसान को कैसे मालूम पड़ेगा? जैसे नोएडा की बात की जाए, 46 से एक सेक्टर है यहाँ पे, वहाँ की मार्केट आज से 3 साल पहले कुछ नहीं थी और आज के डेट में बूम कर रही है। वो कैसे मालूम पड़े हम जैसे लोगों को कि यार वहाँ पे 3-4 साल बाद ये होने वाला है? वैसे तो ना 46 की नहीं, ऑल ओवर नोएडा की मार्केट में चेंजेस हैं। जो करेक्शन आई है ना, पॉजिटिव करेक्शन पूरी मार्केट में आई है। तो प्रॉपर्टी के बारे में ये बोलूंगा आपको, प्रॉपर्टी जब खरीद लो तब महंगी, जब बेच लो तब सस्ती, है ना। हमेशा ये फील रहेगी। तो प्रॉपर्टी एक्चुअली में एक झटका जरूर देती है हर 3-4-5 साल में। तो इसे लेके रखो। जैसे गोल्ड है, एक टाइम पे 30,000 पे स्टक था, है ना, फिर एकदम 45 हुआ, फिर नहीं रुका, है ना। फिर लोग कह रहे थे यार अब नहीं बढ़ेगा, है ना। अब वो 60,000 पे टच कर रहा है गोल्ड। तो ये एक टाइम पे 1 लाख रुपए भी टच कर जाएगा। सेम विद द प्रॉपर्टी। पर ये कैसे पता चलेगा कि जिसे कहते हैं ना कि ये मौके की जगह, इसको ले लो, इसके तो रेट बढ़ेंगे, वो कैसे पता चलता है? वो तो है ना, आप किसी भी प्रॉपर्टी का या वो किस्मत के ऊपर है? किस्मत नहीं, वो तो है ना, आप किसी भी प्रॉपर्टी का ना पास उठा लो,
ठीक है, अगर किसी भी प्रॉपर्टी में पास्ट में उसके स्टेट्स उठा लो कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। सर जैसे कई जगह ना बहुत नई होती है, अभी वहाँ पे कुछ भी नहीं है। सपोज जैसे अगर मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात करूं, या मतलब नई नई मार्केट, नोएडा इतना बड़ा हो गया, इतने सारे सेक्टर हो गए, हमें कुछ पता ही नहीं था। सेक्टर 100 की भी जो मार्केट है वो भी एकदम से बूम करी है। अगर उससे 10 साल पहले की बात करें ना, तो बहुत ही अनरियल लगती हैं चीज़ें कि यार वहाँ क्या ही होगा, वहाँ तो अभी कुछ है ही नहीं। उस चक्कर में लोग इन्वेस्ट नहीं करते। तो आप या आप जिनको गाइड करते हो, एडवाइस करते हो, उनको कैसे समझाते हो कि नहीं यार ऐसा कुछ होगा, या क्या चीज़ें जो आप देखते हो एक जगह पर कि हम उसे ना फ्यूचर डेवलपमेंट दिखाते हैं, ये डेवलपमेंट होने वाली है। और जैसे नोएडा और एक आपने ग्रेटर नोएडा वेस्ट बोला, रेट्स में इतना वेरिएशन होता है। लेट्स से किसी को कोई बड़ा घर चाहिए है ना, उसका नोएडा में नहीं आ पा रहा है या नोएडा में बजट नहीं बैठ रहा है, तो वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरह मूव होगा। और उसे फ्यूचर दिखाना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर स्कूल्स आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, है ना, यहाँ पर ये फैसिलिटी आ रही है। जैसे यमुना एक्सप्रेसवे हम दिखाते हैं, फार्मूला 1 ट्रैक है ना, वहाँ पर इंडस्ट्रीज आ रही है, एयरपोर्ट आ रहा है, तो वहाँ की फैसिलिटीज दिखाओगे ना आप, तो उसके बेसिस पे पता चलता है यहाँ एप्रिसिएशन भी आएगा और लिवेबल भी होगा एरिया। हाँ है ना, जैसे द्वारका है, लोग कहते हैं जंगल है, आज जंगल में ही मंगल है। तो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक और पेशेंट बहुत रहना पड़ता है। पेशेंस, प्रॉपर्टी T20 मैच नहीं है, प्रॉपर्टी टेस्ट मैच है। कोई T20 वाला आता भी है ना, हम उसे कहते हैं भाई मत खेल, ठीक है, ये टेस्ट मैच है। तो आपका वैसे स्ट्रगल, अगर मैं पूछूं कितने सालों का स्ट्रगल रहा है आपका? स्ट्रगल तो अभी भी चल रहा है, क्योंकि सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं है। बट अभी मुझे 13 साल हो गए हैं प्रॉपर्टी की लाइन में, सेम लाइन में, और मैंने स्टार्ट ही यही किया था और अभी तक तो यही चल रहा है। सर जो ब्रोकर्स और डीलर्स की डेफिनेशन थी ना कि भाई किसी को फ़ोन करा, कोई आ रहा है, वो अपने दोस्त से मिलवा रहा है, बाइक पे पीछे पीछे लेके चल रहे हैं, वो बहुत ही यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होती दिख रही है। तो आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाए? क्योंकि मतलब ब्रोकर्स की इमेज बहुत अलग थी हमारे माइंड में, और आज बहुत आपके साथ बैठ के बहुत अलग है, आपके स्टाफ और आपकी टीम बहुत अलग तरीके से काम करते हैं। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाए आप इस फील्ड में? ये ना एक नया रेवोल्यूशन है रियल एस्टेट में। पहले क्या होता था, जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है वो रियल एस्टेट ब्रोकर बन जाता था। आज MBA करने के बाद लोग रियल एस्टेट ब्रोकर बन रहे हैं, है ना। MBA करने के बाद आजकल तो MBA में भी कोर्सेज आ रहे हैं, MBA इन रियल एस्टेट, है ना, एक स्ट्रीम डाल दी रियल एस्टेट की। तो आज पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, है ना, उसके बाद ट्रेनिंग हम दे ही रहे हैं उन्हें, सुटेड बुटेड करके चल रहे हैं। तो अब ब्रोकर वाली फील्ड नहीं, अब हमने ब्रोकर को कन्वर्ट कर दिया है पोर्टफोलियो मैनेजर में। ओ, तो बस नाम फैंसी कर दिया। नाम फैंसी कर दिया और उनका ट्रांसफॉर्मेशन भी किया। हाँ सही बात है। तो सर आपकी बुक की बात करते हैं। इसमें अगर मैं पूछूं हाइलाइट्स, क्या हाइलाइट्स है इसके, क्यों पढ़नी चाहिए ये एक इंसान को, कि क्यों ब्रोकर्स को ये बुक पढ़नी चाहिए? देखो इसमें ना सिर्फ ब्रोकर को नहीं, जैसे कोई भी चीज़ की जाती है इसमें एग्जांपल्स तो रियल एस्टेट के हैं, लेकिन आप किसी भी सेक्टर में ये अप्लाई हो सकता है, चाहे वो रियल एस्टेट है, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री है, या कहीं का भी सेल्स करियर है। आज हर बंदा कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, कहीं ना कहीं स्ट्रक है, चैलेंजेस कैसे फेस करने हैं। तो मैंने जो चैलेंजेस 13 साल में फेस करके मैं आगे बढ़ाऊं सेल्स करियर में, वो ये वाली बुक पढ़ के, है ना, डेफिनेटली जो भी ये पढ़ लेगा उसके लिए गेम चेंजर होने वाला है। अगर मैं इसके की पॉइंट्स पूछूं हमारे व्यूअर्स के लिए, जो उन्हें मोटिवेट करेगा ये बुक खरीदने के लिए, तो क्या होंगे? सर बोलेंगे उसके लिए भी पढ़नी पड़ेगी बुक। नहीं मतलब एक टीजर तो पढ़नी पड़ेगी, लेकिन वो है ना कि पॉइंटर एक ऐसा मिल गया कि अब तो पढ़ूंगा। भाई देखो इंडिया की जनता टीजर या ट्रेलर देख के मूवी देखने जाती है, वो अपने 500 रुपये भी वहाँ इन्वेस्ट करती है जहाँ ट्रेलर में मजा आ जाए। तो आप कुछ ट्रेलर दिखाओ, मैं ये चाहता हूँ। जैसे मैंने 40 मल्टी मिलेनियर बनाए हैं, ठीक है, वो कैसे बनाए, तो वो मल्टी मिलेनियर जो बनाए हैं वो कैसे बनाए और कौन कौन लोग हैं, वो इस बुक में है। मतलब वो मिलियनेयर्स बन गए आपकी द्वारा बताई गई इन्वेस्टमेंट्स की ऐसे करे और... नहीं, ये वो लोग हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। ऑल राइट। तो ये काम आपके साथ कैसे कर रहे हैं? काम मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, मेरी गाइडेंस में ये लोग, मैं जैसे जैसे गाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ये आगे बढ़ रहे हैं। समझ गए। तो आप बेसिकली गाइड करते हो, आप एक उनके पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, या ये मान लो मैं उनका मेंटोर हूँ। हाँ ये अब मैं जब फैमिली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो ये मेरी टीम है ना, तो ये टीम का पार्ट है, जैसे ये लोग आपकी टीम है ना, सेम वही है। सही बात है। तो सर कभी उल्टी भी पड़ी है बाजी की, भाई किसी को शॉर्ट टर्म में लॉस हो गया और आपने मतलब इतने बड़े करियर में हुआ तो होगा कभी कि यार तुमने मेरा घाटा करा दिया भाई इन्वेस्टमेंट में? कभी किसी को गाइडेंस कस्टमर्स का, या कभी 100% सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं है, पर वो तब मज़ा जरूर आता है जब कस्टमर कहता है यार मेरे को ना 30 लाख की चीज़ दिलवाई थी, आज वो चीज़ है ना 80 लाख की हो गई है, तब मज़ा आ जाता है सुन के। वो जो ब्लेसिंग्स है ना,
रियल एस्टेट का नाम वही है, रियल ब्लेसिंग्स। और जो अभी आप बुक पूछ रहे थे ना कि किस लिए पढ़नी है, देखो अमेजोन ने इसे बेस्ट सेलर कैटेगरी में डाला है ना, और वो इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत फास्ट सेलिंग है। 8200 कॉपीज बिकी है ओनली 45 डेज में, 8200 कॉपीज इन 45 डेज, है ना, तो स्पीड बहुत अच्छी है। इसमें क्या क्या और क्या क्वालिटी एक आ सकती है इंसान के अंदर अगर वो ये पढ़ेगा? जैसे वो अपने लाइफ में जो भी हार्डशिप्स या चैलेंजेस फेस कर रहा है, करियर में कहीं स्टक हो चुका है ना, उसे समझ में नहीं आ रहा लाइफ में क्या करना है, तो वो ये बुक पढ़ेगा तो उसके लिए ईजी हो जाएगा। सर ये बुक है कितने की अमेजोन पे? अमेजोन पे है ये 399, लेस 10% डिस्काउंट पे 359 के अराउंड। और जो हमारे पॉडकास्ट देखने के बाद खरीदेगा उससे कुछ ऑफ मिलेगा? वो कह रहे हैं वो मेरे घर आ जाए फिर बताता हूँ। बुक बेचने का पर्पस नहीं है, बुक का पर्पस ये है लोग ग्रो कर जाए, है ना। वैसे लोग अपने कंपटीशन में लोगों को लाना नहीं चाहते, मैं लेकर आ रहा हूँ, आ जाओ करो। अच्छा सर, आजकल ना ये हो गया है कि बहुत से लोग ना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आ रहे हैं अपने बिजनेसेस को लेकर, और अभी मेरे पास भी फ़ोन आता है जैसे रैंडम कि यार मुझे ना एक प्रॉपर्टी सेल करने का मेरा बिजनेस है, आप इसको अपने वीडियो में इंटीग्रेट करो। तो आपके हिसाब से ये चीज़ सही है, ये मतलब ये इससे ऐसे कन्वर्ट हो रही है प्रॉपर्टीज बेचने का सिस्टम, या फिर? कन्वर्ट हो रही है, लेकिन आपको टेक केयर करना होगा उसका कि प्रॉपर्टी ठीक है या नहीं है, क्योंकि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर आप अपने चैनल पे डालोगे तो। अगर बना के दे रहे हो तो डिफरेंट बात है ना, शूटिंग तो आप किसी भी चीज़ की कर सकते हो। सर आजकल ना बहुत ज़्यादा ये पता नहीं चल रहा है लोगों को भी कि कहाँ कौन सा प्रोजेक्ट कब नहीं अटकेगा। जैसे मान लो इंडिया में वैसे ही प्रोसेस इतना लंबा और लेंदी है, अगर मान लो कोई प्रोजेक्ट अटक भी गया, कोई फ्रॉड हो भी गया तो रहरा तो है ही, बट सिरदर्दी बहुत है कि आज कोर्ट की हियरिंग है, ये डिले हो रहा है, वो डिले हो रहा है। तो एक जैसे प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट करने जाते हैं तो क्या देखना चाहिए, क्या समझना चाहिए, मतलब लोगों को जो प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं कस्टमर वाइज, की एक अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट भी है तो क्या क्या एट्रीब्यूट्स उसके वो होने चाहिए? वैसे तो वो देख ले कि डेवलपर हो जो, वो एक कैटेगरी डेवलपर हो, है ना। जैसे इस टाइम ब्रांड्स आ चुके हैं नोएडा में, आपका गोदरेज है, टाटा है, M3M है, इस टाइम है ना ब्रांड्स आ चुके हैं, तो आपको अब उन ब्रांड्स का तो ये डर नहीं है गोदरेज बनाएगा नहीं बनाएगा, टाटा बनाएगा या नहीं बनाएगा। और दूसरा, पहले जो लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी थी नोएडा में वो इंस्टॉलमेंट में थी, 10 सालों की EMI में लैंड मिलती थी बिल्डर को कि 10 इंस्टॉलमेंट में दे दो पैसे, है ना। तो बिल्डर क्या करता था, एक इंस्टॉलमेंट दी उसके बाद डिफॉल्ट कर दिया, या माल नहीं बिका तो डिफॉल्ट हो गया। अब तो पेमेंट ही सारी हाथों हाथ करनी तब प्लॉट मिलेगा। तो आज आपसे पहले बिल्डर बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट करके रखता है, और ऊपर से रेरा जैसी बॉडी भी है ना। तो आपको कोई टेंशन नहीं है, अगर कोई नया प्रोजेक्ट लेते हो, कोई ब्रांडेड डेवलपर ले लो, है ना, तो कोई टेंशन नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपका कोई पुराना प्रोजेक्ट है तो रेडी टू मूव इन पे चले जाओ, तो टेंशन खत्म। रेडी टू मूव इन होगा और रजिस्टर्ड होगा तो गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा सर, इस इंडस्ट्री में अब भी ये चल रहा है ना कि जैसे कहते हैं कि अंडर द टेबल पैसे दे देना तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा, रजिस्ट्री मेरी आगे हो जाएगी, मेरा जल्दी हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। तो ये कभी जाएगा या नहीं जाएगा ये कमीशन वाला चीज़ कि भाई चलो मेरा काम आगे बढ़ा दो? वैसे ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। रजिस्ट्री जल्दी कुछ नहीं होगा, रजिस्ट्री तभी होगा जब अथॉरिटी बुलाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और सर ऐसा क्यों है कि आजकल बहुत सारी रजिस्ट्रीज रुकी हुई हैं, क्या चल रहा है? वही जो मैंने आपको बताया था ना, अभी 10 EMI में इंस्टॉलमेंट में लैंड मिलती थी, तो वो लैंड की इंस्टॉलमेंट आगे गई नहीं है। जब तक अथॉरिटी के ड्यूज क्लियर नहीं होंगे तब तक रजिस्ट्री नहीं होगी। हाँ, अथॉरिटी के ड्यूज तो कंप्लीट। इस केस में सर कस्टमर्स के क्या राइट है जो रह रहे हैं, या कस्टमर सफर करेगा बस इस केस में। तो सर वही है ना, अब जैसे A ग्रेड के भी डीलर्स हैं बहुत सारे, है ना, जो ये ऐसा डिफॉल्ट करके बैठे हैं, तो इस केस में कस्टमर नहीं, A ग्रेड का कौन सा? नहीं, जैसे महागुन है या कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर है नोएडा में 79, जहाँ पे उन्होंने स्पोर्ट्स सिटी बनानी थी और बनाई नहीं, बिल्डर्स ने मिलके, तो डिफॉल्ट हो गया। ऐसे मतलब बहुत सारे केस है जहाँ पर कस्टमर घर पे तो बैठा है पर उसके सही कह रहे हो, यहाँ पर अथॉरिटी की भी मिस्टेक हो सकती है। तो फिर इस केस में तो कस्टमर फिर रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करने से घबराएगा, तो उसके लिए क्या? देखो ऐसा नहीं है, हम सड़क पे जब निकलते हैं ना तो एक्सीडेंट भी होते हैं, है ना, शादी होती है तो डाइवोर्स भी होते हैं। हाँ। तो ये पार्ट चलता रहेगा फिर। तो ये बात किस्मत पे आ जाती है। अगर आप ड्यू डिलिजेंस अच्छे से करोगे तो कोई टेंशन नहीं है ना। अगर आप आंख पे पट्टी बांध के प्रॉपर्टी लेने की चक्कर में हो तो फिर हो सकता है। देखो हॉस्पिटल में भी जाते हो, 100% रेशियो तो है नहीं मरीज बचेगा या नहीं बचेगा, है ना। तो जिसके घर में डेथ हो गई उसके लिए वो हॉस्पिटल बुरा हो जाता है ना, जिसका पेशेंट बच गया उसके लिए वो हॉस्पिटल अच्छा हो जाता है, उन्हें भगवान नजर आता। सही बात है सर। वैसे जैसे मॉल वगैरह बन रहे होते हैं और ये
मतलब इनकम्प्लीट रहता है और रुक जाते हैं, लेकिन पैसे दे देते हैं लोग कि शॉप ले लिया, जो भी ले लिया। उस टाइम पे कुछ नहीं, मतलब जैसे नहीं बन रही हो और वो बंद हो गया, तो उस टाइम पे कस्टमर उसका कुछ राइट है कि वो कि अपने पैसे बचा ले, या तो फिर कौन सा मॉल बंद हुआ? ये नोएडा में कई प्रोजेक्ट्स थे, वो जो था नोएडा मैं क्या कह रहा हूँ, एक्स। सर जो हम बात करेंगे ना, हम नोएडा की करेंगे, हमें नोएडा ये अभी पुराने प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हो, अब नए का तो सोल्यूशन मैंने दे दिया। अब पुराने में जो कस्टमर फंसा हुआ है ना, अब तो कोई ना कोई गवर्नमेंट एजेंसी भगवान आएगी, ही बचाएगा। जैसे जेपी में सुरक्षा आ गया, हाँ। है ना, ऐसे ही कहीं अम्रपाली में एनबीसीसी आ गया, है ना। गवर्नमेंट जब इंटरवीन करेगी, अब तो ये तभी पूरे हो सकते, अच्छा, है ना। इसमें ना सारे बिल्डर्स की भी गलती नहीं है, इंटरेस्ट की इतनी मार पड़ी है इन लोगों पे, बीच में कोविड के टाइम की, एनजीटी के टाइम की, इंटरेस्ट की इतनी कैलकुलेशंस हुई है, तो वो भी नहीं निकल पा रहे उस साइकिल से। हाँ, सही बात है। तो सर ओवरऑल जैसे अभी हमारी मेजर ऑडियंस 18 से 24 साल की है जो काम करती है, और काम करते करते वो थोड़ा एक एज पे आते हैं जहाँ पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्या ये कहना सही है कि रियल एस्टेट ही सही ऑप्शन है उनके लिए जो मेहनत का पैसा जोड़ रहे हैं अभी, या फिर आप अपना पैसा किस हद तक रियल एस्टेट में डालते हो, या और कैसे आप पोर्टफोलियो अपना मैनेज करते हो इन्वेस्टमेंट का? जैसे रियल एस्टेट है ना, देखो वर्ड में आ गया ना रियल, जैसे शेयर लेते हो आप, वो आपके शेयर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा या डीमैट अकाउंट में पड़े रहेंगे, है ना, या कुछ म्यूचुअल फंड लेते हो वो भी आपके ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो जो रियल जो फीलिंग्स निकल के आती है ना आपकी, जिसे वो इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट। तो ये कभी प्रॉपर्टी आपकी कोई चुरा नहीं सकता। मैं आपको गोल्ड की ऑप्शन बोलने वाला था दूसरी, लेकिन गोल्ड फिजिकल रखोगे चोरी हो सकता है, प्रॉपर्टी चोरी नहीं हो सकती आपकी, आपने ले ली, कब्जा तो हो सकता है। एप्रिशिएट करेगी। कह रहा है कब्जा हो कोई बदमाश कब्जा तो कर सकते हैं। देखो फिर उसके लिए दूसरा बदमाश छुड़ाने के लिए भी है। उसके लिए आप कोर्ट का सहारा ले सकते हो, पर गोल्ड चोरी हो गया तो पुलिस कहीं से नहीं मिलेगा। हाँ, फिर तो चोरी है ना। सर आपकी वैसे कितनी प्रॉपर्टीज हैं नोएडा के अंदर? मतलब जो मैं बेच रहा हूँ? नहीं, जो आपकी है। मेरी है 10-12 प्रॉपर्टी। 10-12 लग्जरी। हाँ, पर वैसे मेरा मेन इन्वेस्टमेंट जो रहता है ना, वो अपने टीम में रहता है। ठीक है, मैंने अपनी टीम पे अच्छा पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, जिसके कारण वो भी ग्रो कर रहे हैं और मैं भी ग्रो कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी फैमिली है ना। तो फैमिली में हर बंदे पे पैसा लगाना पड़ता है, अपने मदर को भी देना पड़ता है, अपने फादर को भी, अपने बच्चों पे भी, है ना। फैमिली का मतलब ही यही है। तो फैमिली में मेरे 250 मेंबर है, तो वहाँ तक पैसा पहुँचाता हूँ मैं। तो मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट से पहले भी वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, कि वहाँ पैसा होना चाहिए। तो ये आपकी बुक में भी है, टीम मैनेजमेंट पे भी कुछ आपने? हाँ, सब कुछ है बुक में। तो टीम मैनेजमेंट पे कुछ बात करते हैं सर, कि क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, आप क्यों करते हो, आपको क्या, और इतना करने के बाद भी आपका कोई एम्प्लॉय चला जाए तो क्या सीन रहता है, मतलब कैसा लगता है, कैसे उससे डील करते हो? देखो वैसे अभी तक तो पुराने लोगों में से मेरे साथ सभी जुड़े हुए हैं। अच्छा। है ना, कोई गया नहीं है। जो पुराने लोग हैं मेरे, 12 साल पुराने लोग भी हैं मेरे पास, 11 साल पुराने, 10 साल पुराने, 9 साल पुराने, 8 साल पुराने, 7 साल पुराने, 6 साल पुराने, 5 साल पुराने, और वो इतने लोग हैं मेरे पास। बट जैसे ये फील्ड है ना, बहुत वॉलेटाइल है। इसमें क्या है, एजिंग बहुत कम है। जैसे एक आम आदमी 3 साल में कंपनी बदल लेता है, तो रियल एस्टेट में एक आम आदमी 6 महीने में कंपनी बदल लेता है। क्योंकि आम जिंदगी और मेंटोस जिंदगी में फ़र्क है। ये मेंटोस जिंदगी है हमारे और इसमें तो खेल ही कॉन्टैक्ट्स का है, और आपका कोई एम्प्लॉय कांटेक्ट में, कल को वो अपना काम कर ले तो ये तो आम बात है। ये आम बात है। इससे कैसे डील करते हो आप? क्या इससे मेरे रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है ना, मेरे को छोड़ के लोग जाते नहीं है, इसलिए हाँ, रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, आप कोई किस्सा बता सकते हो पहले का स्ट्रगल, आप मतलब कुछ ऐसा हुआ हो आपके साथ, और फिर कोई लर्निंग जो आपने, कोई इन्वेस्टमेंट एंड अप अच्छी ना करी हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कोई लर्निंग? हाँ, कोई लर्निंग जो आप जनता को बताना चाहते हो, टर्निंग पॉइंट हो, या कुछ ऐसा कि भाई इस दिन के बाद मैं। वैसे मैंने ना बुक में मेंशन किया हुआ है, एक इंसिडेंट है। मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, 2013 की बात है। तो मुझे अमाउंट चाहिए था कुछ, तो मेरे पास कॉल आ रहे थे SBI क्रेडिट कार्ड से। तो कंटिन्यूसली देवर कॉलिंग मी कि पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, और मेरे पास पेमेंट नहीं थी। तो उस टाइम है ना ऑटोमेटिक कॉल आती थी, तो मैं ऑटोमेटिक कॉल आई, उसके बाद लेट से सीता ने बात की, मैंने कहा मैम मैं कर दूंगा पेमेंट 3 दिन में। फिर गीता ने बात की थोड़ी देर में, फिर फ़ोन, मैंने मैम अभी तो बताया सीता को, पर वो तो कंप्यूटराइज कॉल थी। तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया उस दिन। तो उस दिन के बाद से मैंने कसम खा ली, क्रेडिट की ज़िंदगी नहीं जीऊँगा, है ना। तो उस दिन के बाद से मेरे फाइनेंशियल्स अपने आप अच्छे हो गए। तो उन्होंने मुझे इरिटेट कर दिया था लिटरली। तो आपने क्या क्रेडिट कार्ड यूज करना बंद मत ही करो यूज, मतलब सही कहते हैं घर वाले की, ये क्रेडिट कार्ड बकवास चीज। जब मैंने 2010 में ज्वाइन किया था ना कंपनी को, तो 1.5 महीने में मेरे पास मेरी फेवरेट बाइक थी पल्सर, तो वो एकदम चोरी हो गई। ठीक है, फिर मैंने किसी से स्प्लेंडर बोरो की, फिर उस पर काम करना स्टार्ट किया।
तो उस टाइम पे ये था, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैं बाइक फेवरेट बाइक थी पल्सर, उस पे पूरा घुमा, मतलब पूरा दिल्ली एनसीआर छाना हुआ था मैंने। तो वो मतलब उसका तो दुख भी बहुत ज़्यादा था मुझे। और फिर जब अर्निंग नहीं है और उसके बाद पैसे नहीं है आपके पास, फिर मेरे पास बाइक खरीदने को पैसे नहीं थे, तो मैंने स्प्लेंडर बोरो की, उस पर काम स्टार्ट किया। और ऐसा भी टाइम था कि जब मैं मील स्किप करता था कि अभी लंच के पैसे नहीं है ना, या डिनर के नहीं है, तो कोशिश करता था लंच स्किप कर लो, नींद तो अच्छी आए, डिनर कर लेंगे। और अब अगर मैं पूछूं, अब कितनी गाड़ियां हैं आपके पास? छोटी छोटी गाड़ी है। कौन सी कह रहे छोटी छोटी लैम्बोर्गिनी होगी, ठीक है छोटी तो वो है छोटी जिसमें 2 ही लोग बैठ सकते हैं। अच्छा, कौन सी वाली? मेरे पास G4 है BMW। क्रेजी। ये बहुत सही है। स्प्लेंडर से जो आपका सफ़र है BMW तक, मतलब काफ़ी इंस्पायरिंग है, जो आपने मेहनत करी है ना, जो आप कह रहे हो कि बोरो करके काम किया आपने। और मैं एक कमरे के फ्लैट में रहता था, जैसे जिसमें 3-4 लड़के रहते हैं, अट्टा के पास। अच्छा। ठीक है, तो फिर मैं धीरे धीरे फ्लैट अपग्रेड किया, अब जाकर मैंने 8000 स्क्वायर फुट का विला बाई किया। वाह सर, वैसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या रहती है आपके हिसाब से? किसी के पास 3-4 करोड़ रुपए है, अब उसे इन्वेस्ट करना है, अब वो शॉप में करे, कमर्शियल? अगर लोन नहीं लेना है तो गो फॉर कमर्शियल, अगर लोन लेना है तो गो फॉर रेजिडेंशियल, क्योंकि कमर्शियल में 80% लोकेशंस पे लोन नहीं होगा। कमर्शियल ऑब्वियसली बेस्ट रिटर्न देता है आपको। जैसे आप भाई ने बोला मॉल की इन्वेस्टमेंट, गो फॉर सोसाइटी शॉप्स, चलनी है। लेकिन सर जैसे मॉल्स की बात की जाए, जैसे नोएडा में ही है GIP, कितना बूम पे था वो एक टाइम पे। मैंने अभी ये बोला ना, मॉल्स को स्किप कर दो। अगर आपको मॉल में क्या होगा, देखो मॉल की जो इन्वेस्टमेंट है वो हाई रिस्क हाई रिटर्न एक टाइम पे बूम पे देगी और हाई रिस्क है। और जो सोसाइटी शॉप होती है ना, वो लो रिस्क लो रिटर्न। और एक तीसरी जो कैटेगरी होती है वो मॉडरेट रिस्क मॉडरेट रिटर्न। तीसरी कैटेगरी ऑफिस, लो रिस्क लो रिटर्न। जैसे ये वाला काम आप ऑफिस से भी कर सकते थे अपने, है ना, कोई भी ऑफिस पे पकड़ा आपने, वहाँ काम शुरू कर दिया ये वाला। सही है सर, मज़ा आ गया। कुछ बुक्स के हाइलाइट्स आप अगर और देना चाहो तो आपका। और एक चीज़ सर, जो हमारे जितने भी नोएडा दिल्ली के व्यूअर्स हैं ना, उनके लिए भी कुछ बढ़िया आप टिप दे दो इन्वेस्टमेंट की, भाई यहाँ करो, या आपके हिसाब से जो बेस्ट प्लेसेस हैं, कमर्शियल भी और अदरवाइज ऑल्सो कुछ भी। अगर इस टाइम आप यमुना एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ पर जेवर एयरपोर्ट आ रहा है ना, तो वहाँ पर फॉर्मूला 1 ट्रैक, वहाँ पर पतंजलि की लैंड है ना, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं भर के, अपरेल सिटी, फिल्म सिटी, तो वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। वहाँ तो आपका भी बहुत काम आएगा, फिल्म सिटी जो यमुना एक्सप्रेसवे पे आ रही है। सर वहाँ पे वैसे कर रखा है मेरे फादर ने, इसकी तो बहुत ज़मीन है वहाँ। ये हमें बोल रहा था पहले, लेकिन हमने मतलब किया ही नहीं, पैसे ही नहीं थे हम पे। ऐसा नहीं है, बहुत ज़मीन है, लेकिन हाँ मतलब कर रखा है। आजकल है ना लोगों में बहुत इम्पेशेंट बहुत है लोग। वो क्या करते हैं कि जल्दी सक्सेस चाहिए, ओवरनाइट सक्सेस का फंडा नहीं है। मैं बता रहा हूँ सर, ये पता थोड़ा एज का भी होता है, हमें चाहिए इंस्टेंट। हमारे फादर हो गए या कोई बड़े हो गए, वो कहते हैं हमें पता है। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, मैं 1 बजे सोता हूँ रात को, सुबह 6 बजे उठता हूँ, देन आई हिट द जिम, है ना, तो उसके बाद मेरा ऑफिस, फिर मैं रात को 9 बजे ऑफिस से निकल रहा हूँ, तो मेरा 11-12 घंटे मैं ऑफिस हूँ, है ना। तो मैं लोगों से 2 घंटे पहले उठ रहा हूँ, 2 घंटे लेट सो रहा हूँ। कितने घंटे ज़्यादा काम कर रहा हूँ दिन में? 4 घंटे। तो लोगों के पास अगर कैलकुलेशन करोगे, महीने में 30 दिन है, तो मेरे पास कितने? 45 दिन। तो मेरे पास 15 दिन एक्स्ट्रा। सही बात है सर, दिन ऐसे ही बढ़ा सकते हो। और दूसरा, एक तो टाइम ऐसे बढ़ा सकते हो, दूसरा अपनी वैल्यू बढ़ा लो। वैल्यू कैसे बढ़ाओगे, है ना, से एक ही बात है, यही बात है, एक डॉक्टर 100 रुपये की पर्ची भी काटता है, एक 2000 रुपये की भी काटता है ना, दोनों ही सेम स्कूल सेम यूनिवर्सिटी से निकले हुए। सही बात है सर। और ये ना सर, बहुत ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया पे भी मैं कहूँगा कि सक्सेस ना दिखने बहुत जल्दी लग गई। तो यंगस्टर्स में ये बहुत है कि यार आज तो ये 1 साल में यूट्यूब करके इसने लैम्बो खड़ी कर दी, और हम यार ऐसे ही रह गए, तो हमें तुरंत ऐसी जगह पैसा लगाओ, क्रिप्टो ये वो, उसने 1 महीने में इतना डबल कर दिया, इसने ये कर दिया। तो बहुत इम्पेशेंस बहुत है सर, इसका कुछ इलाज निकालना पड़ेगा। ये चीज चेंज होनी चाहिए, हम चारों मिलके निकालते हैं। इसका इलाज सर की बुक का भी टाइटल बहुत अच्छा है, थैंक मी लेटर की। इसका बताऊं ये क्यों है? हाँ, ये बताओ थैंक मी लेटर क्यों है। मैं अपने टीम में ना हमेशा एक पेट लाइन बोलता हूँ, ठीक है, हमेशा बोलता था थैंक मी लेटर। मैं कुछ भी कहता था ना, जैसे बचपन में आपकी मदर ने आपकी पिटाई की होगी, ठीक है, क्यों की थी? सही किया था या नहीं किया था? आज आप थैंक यू बोलते हो, ठीक है यार, सही टाइम पे मुझे बचा लिया, है ना। एक लड़का जेल में होता है, उसकी मम्मी मिलने जाती है उससे, तो चोरी के इल्ज़ाम में, तो वो जाती अपनी मम्मी को एक रैप्टा मारता। उसकी मम्मी कहती मैं तुझसे खाना देने आई हूँ, तुझसे मिलने आई हूँ, तूने मुझे रैप्टा क्यों मारा? कह रहा अगर मम्मी आपने मुझे उस टाइम रैप्टा मारा होता जब मैंने पेंसिल चुराई थी, तो आज मैं चोरी के इल्ज़ाम में अंदर ना होता।
तो सेम विद दिस टाइटल, मेरी टीम में कुछ लोग हैं जिनको अभी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ उनके साथ, ऑफिस में ज़्यादा देर बैठा रहा हूँ, है ना, उनकी पर्सनल लाइफ हैम्पर कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन उनका बेनिफिट उसे बाद में होता है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसकी मदर का मैंने कहा इंश्योरेंस करवा ले, मेडिकल इंश्योरेंस। क्या नहीं भैया ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या किया, मेरा एक फ्रेंड है, मैंने ज़बरदस्ती करवा दी इंश्योरेंस और अकाउंट से पैसे भिजवा दिए। फिर अगले साल रिन्यूअल आया, मना कर रहा है कि मैं नहीं करवाऊँगा, मैंने फिर करवा दिया उसका। तो तीसरे साल उसकी मदर का ऑपरेशन हुआ और पैसे कैसे वसूल हो गए, फिर उसने बोला थैंक यू भैया, आप सही सोचते हो। अरे नहीं, बहुत अच्छी सोच है यार जो आप कर रहे हो, और ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत शानदार। डेफिनेशन ऑफ अ ट्रू लीडर। और एक साथ लेके चल रहे हो आप अपनी टीम को ना, बांधा हुआ है आपने। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और मैं अपने व्यूअर्स से भी यही कहना चाहूँगा कि गाइज़ आप लोग पॉडकास्ट सुनते तो हो, बट इसको अप्लाई भी करना चाहिए, क्योंकि वही आपको आगे ले जाएगा। हमारा यहाँ पर बैठना, इतने बड़े बड़े लोगों का यहाँ पर आना तभी सक्सेसफुल होता है अगर आप ये बातें सुनकर अपनी लाइफ में अप्लाई करो, इससे कुछ सीखो। तो मैं अपनी जनता से कहना चाहूँगा कि ये बुक अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, और आप लोग फ्लिपकार्ट पे भी है, और आप लोग इसको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है हम डाल रहे हैं, वहाँ से जाकर गो थ्रू कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो, पढ़ सकते हो, अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो। आजकल करने को बहुत सारी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ अपने टाइम को अच्छी जगह यूटिलाइज़ करो, जैसे कि आपने पॉडकास्ट देखा देखी में मत जाओ, अपना स्ट्रगल जो कर रहे हो आप करते रहो उसको, मतलब कि स्किप मत करो चीज़ें, स्ट्रगल करते रहो, कुछ सक्सेस मिलेगी आपको। आंसर कुछ आपके जाते जाते कुछ वाइस वर्ड्स। एक फ्रेज है ना, वसुदेव कुटुंबकम, है ना, उसका मतलब होता है वन वर्ल्ड वन फैमिली, है ना। तो उसी के बेसिस पे मैंने ये बुक लिखी है कि ठीक है, जिस बिज़नेस में मैं हूँ या जो चैलेंजेस मैंने फेस किए, अगर बाकी लोग भी इसे पढ़ के ही सीख जाए, है ना, तो ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इसको दिखा देता हूँ एक बार, कैमरे पे दिखानी होगा ये वैसे पढ़ा था पूरे फ्रेंड। हाँ, ये बुक है, ये भाई की बुक है, एंड हम लोग भी डेफिनेटली पढ़ेंगे और जो भी हो पाएगा अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, और साथ में चॉकलेट भी लाए हैं। तो दोस्तों बुक आपको पता है कहाँ से मिलेगी। एंड सर, जैसे एक माइंडसेट होता है कि मैं किसी को रिच बना रहा हूँ, पर मैं यहाँ पर है ना रिच माइंडसेट क्रिएट कर रहा हूँ, है ना। किसी को एक बार रिच बना दिया तो वो दोबारा पुअर हो सकता है। जैसे सुशील कुमार आपने देखा, उसका माइंडसेट रिच नहीं था, तो ये बुक जो है ना वो आपका रिच माइंडसेट करेगी। अरे ऑसम। तो मिलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। अगर आप लोग थोड़ी सी भी नॉलेज यहाँ से ले गए हो तो भाई लाइक, कमेंट और शेयर कर दो। बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वहाँ से आप ले सकते हो। एंड ऐसे ही गाइज, अगर आपके पास कोई ऐसी मज़ेदार स्टोरी है, कुछ ऐसा कुछ भी आप अपनी लाइफ में से कुछ सीखे हो जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, हम बिल्कुल वो मीडियम बनना चाहेंगे, तो प्लीज़ आप हमें रीच आउट कर सकते हो। हमारी ईमेल आईडी नीचे है। अदरवाइज़ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो दिल्ली एनसीआर में, इवन अक्रॉस इंडिया, इन्वेस्टर्स क्लिनिक का डिस्क्रिप्शन में लिंक और कॉन्टैक्ट है। दे आर डेफिनेटली द राइट पीपल टू रीच आउट टू। हमारी जनता को तो देखो, आपको आते हैं तो बेस्ट सर्विस तो वो तो मुझे लगता है कहने की भी ज़रूरत नहीं होगी, है ना, क्योंकि और आपकी रेफरेंस आ गई तो हम वैसे भी बेस्ट देते हैं सर्विस, और बेस्ट दे देंगे सर्विस उन्हें। अच्छा सचिन भाई, किसी को अगर आपसे ही राय लेनी हो कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, किस जगह पे इन्वेस्ट करूँ, तो वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? भाई वैसे बहुत से लोग हैं ना मुझे कांटेक्ट करते भी हैं, फेसबुक मैसेंजर पे कर लेते हैं या इंस्टाग्राम पे कर लेते हैं, है ना। तो आप इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे Sachin_Arora17, वो हम लिख भी देंगे और नीचे भी डाल देंगे। और तो फेसबुक भी सचिन अरोड़ा के नाम से सर्च करोगे तो आ जाएगा। तो इंस्टा पे भी फॉलो मार दो, फेसबुक पे भी फॉलो मार दो। जो लोग मेरे साथ काम भी करना चाहते हैं ना रियल एस्टेट में, या मुझसे कोई भी कंसल्टेंसी चाहते हैं, वो मुझे कांटेक्ट करते रहते हैं। तो बस ठीक है, अब तो जॉब का भी वो हो गया, किसी को जुड़ना चाहते हो, काम करना चाहते हो, सर को कांटेक्ट कर सकते हैं आप। बाकी आई होप आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू सब्सक्राइब यार।